दर्जनों लोगों पर दलित उत्पीड़न का केस लगाने वाला दलित अधिवक्ता अब अपने ही जाल में फंस गया। 7 साल का कठोर कारावास उसे भुगतना पड़ेगा। आदत थी, लोगों को फंसाता था, पैसे ऐंठता था, सुलह समझौते के नाम पर पैसे मांगता था। अपराध दर्ज होने के बाद, जैसा कि दलित एक्ट में प्रावधानित है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और यथा संशोधित जो अमेंडमेंट हुआ है 2018 के प्रावधानों के तहत, जैसे ही आप कोई भी दलित किसी पर अपराध दर्ज कराएगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएगा, तो मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही उसे 25,000 रुपये मिल जाएंगे। पुलिस अन्वेषण करेगी, आरोप पत्र जैसे ही दाखिल करेगी, उसे 50,000 रुपये सरकार और देगी। तत्पश्चात केस चलने के उपरांत जब फैसला होगा तो 25,000 रुपये और मिलेगा। यह केवल इस मामले में है जहां जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए साहब, कैसे फंस गए अपने ही जाल में। लोगों पर फर्जी मुकदमे कराते थे दलित एक्ट का, और अब अपने ही फंसे। जेल में चक्की पीसने का तो अब नियम नहीं है, लेकिन कठोर कारावास से उन्हें दंडित किया गया है। मामला लखनऊ का है और जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं, इनका नाम है सहदेव। यह कभी नौकरी में थे, नौकरी के उपरांत वकालत किया था, तो इस पेशे में विधि व्यवसाय में आ गए। लखनऊ उन्होंने वकालत शुरू किया और फिर 10 मुकदमे तो केवल SC/ST एक्ट के लखनऊ में ही हैं। नौकरी के दौरान भी बताया जाता है कि कुछ लोगों पर इन्होंने दर्ज कराया था। आइए साहब, पहले मुकदमे की बात हम करते हैं और जज ने क्या कहा। जज ने जिस श्लोक का हवाला देते हुए इन्हें दंडित किया, वह क्या है, फिर विवेचक ने कैसे विवेचना किया और किस प्रकार यह असत्य पाए गए। दोस्तों, सच तो यह है कि जिसके ऊपर इन्होंने SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया, मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया, मोबाइल हमारी छीन ली गई, 20,000 रुपये हमारे छीन लिया पिता पुत्र और अन्य लोगों ने। जिस दिन की घटना दिखाया वकील साहब ने, उस दिन पिता पुत्र जेल में थे। यहीं से फंस गए साहब, नहीं तो दर्जनों मामले में तो निकल गए थे, इसमें फंस गए। आइए, जैसा कि मैंने बताया, यह है सहदेव। वादी मुकदमा सहदेव पुत्र स्वर्गीय रामजतन, इंदिरा नगर, लखनऊ। और न्यायाधीश हैं SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश हैं विवेकानंद शरण त्रिपाठी। यह HJS हैं, यानी उच्चतर न्यायिक सेवा के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम FIR होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है वजीरगंज थाने लखनऊ में 236/2019। 2019 से अभिप्राय 2019 में यह मुकदमा दर्ज हुआ। यह धाराएं लगी हैं 504, 506, 420, 467, 468, 471 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2018। अब इसमें पुलिस विवेचना करती है। यह जमीन जायदाद के मामले थे, धाराएं लगी, पुलिस ने विवेचना किया और भेज दिया पिता पुत्र को अंदर, जेल चले गए। अब वह जेल में ही हैं, जेल से पैरवी कर रहे हैं, लेकिन अभी यह केस चल रहा था। इस बीच कई लोगों पर सहदेव साहब ने मुकदमा दर्ज कराया। अब इस मामले में सत्यनारायण संजय जेल जाते हैं 13/8/2021 को। 2019 में मुकदमा दर्ज होता है और 13 अगस्त 2021 को जेल जाते हैं, तथा 12 अप्रैल 2023 को यह जेल से इनकी रिहाई होती है। वकील साहब को पता लग गया कि रिहाई का आदेश हो गया है, अब सब दोनों छूट करके आएंगे। इस बीच कोई ऐसा खेल किया जाए कि यह फिर जेल में जाए। फिर वकील साहब ने ताना बाना बुना,
बड़ा मज़ेदार है दोस्तों मामला। हम उनकी भी बात बताएंगे जो सच में जिनका उत्पीड़न हुआ है और जिनके ऊपर न्यायालय ने जिन्हें दंडित किया है, हम उनकी भी बात बताएंगे जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा, इस एक्ट को हथियार के रूप में इसका प्रयोग करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हुए लोगों को परेशान किया है, लोगों को जेल भिजवाया है और बहुत से लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। कई एक तो हैं 10-20 साल की सजा काट करके आए, सब कुछ जीवन में तहस नहस हो गया और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित किया। ऐसे भी मामले हैं। ऐसे भी मामले मैं जानता हूं कि सच में ऐसा उत्पीड़न हुआ है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो दोस्तों यह रहा मामला जो 2019 में दर्ज हुआ था। अब आते हैं रिहाई से पहले ही जमानत का आदेश हुआ था, रिहाई बाद में हुई बेल बांड और यह सब करने में। इसी बीच दूसरा आरोप मारपीट का वकील साहब दर्ज कराते हैं। यह तो वजीरगंज थाने में था, दूसरा मामला वह मुंशी पुलिया की घटना दिखाते हैं 16 मार्च 2023 को। अब देखिए यह जैसा कि हमने बताया, यह 21 में 13/8/2021 को जेल गए थे, 12/4/2023 को रिहाई हो गई। इसी बीच रिहाई होती है अप्रैल में, 12 अप्रैल 2023 को। इसी बीच 16 मार्च को जैसे ही जमानत होती है, अब वकील साहब को लगा कि जमानत से बाहर आ गया होगा, जमानत हुई तो 2-4 दिन बाद आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, कुछ तकनीकी कारण थे जिसके कारण नहीं आ पाए। तो 16 मार्च को वकील साहब सहदेव जी ने एक मनगढ़ंत मामला बनाया और कहा साहब हम इंदिरा नगर थाना अंतर्गत मुंशी पुलिया में थे। शाम को लगभग 6 बजे यह सत्यनारायण, उनका बेटा और कुछ अन्य लोग आए और हमें बुरी तरह से मारा पीटा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और फिर हमारी मोबाइल जिसका नंबर यह था, हमारे पास 20,000 रुपये थे उसको भी छीना और पीट करके हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके चले गए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। पुलिस ने कहा यह मामला मिथ्या है और झूठा है। वकील साहब मानते नहीं हैं, 156(3) में जाते हैं। उसके पहले वह इंस्पेक्टर इंदिरा नगर को पंजीकृत डाक से भेजते हैं, पुलिस कप्तान को कमिश्नरेट को भेजते हैं और फिर जाते हैं 156(3) में SC/ST जो कोर्ट है विशेष न्यायाधीश के पास और कहते हैं हुजूर पहले तो किया ही था और देखिए यह एक्ट बना था कि दलितों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार खत्म नहीं हो रहे हैं। तमाम जो विहित कानून थे उनसे जब न्याय नहीं मिला तो संसद ने कानून बनाया और उसके बाद भी साहब देखिए मारपीट के जेल गए थे और जेल से छूटते ही फिर पीटे हैं। मोबाइल भी छीन लिए, 20,000 रुपया भी छीन लिए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया देखा और थाने से रिपोर्ट मंगाया कि दर्ज है कि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है साहब। आदेश किया कि मुकदमा दर्ज करके नियमानुसार विवेचक अन्वेषण करें। SC/ST एक्ट के मामले में विवेचक थाने का उप निरीक्षक नहीं होगा, थाने का इंस्पेक्टर नहीं होगा, थाने का प्रभारी जो 3 स्टार लगाता है। इसमें विवेचक राजपत्रित अधिकारी होगा जिसे CO कहते हैं, जिसे पुलिस क्षेत्राधिकारी कहते हैं, जिसे डिप्टी SP कहते हैं। आइए साहब, डिप्टी SP साहब ने कमान संभाल लिया और उन्होंने इसकी विवेचना शुरू किया। यह है PPS अधिकारी विकास कुमार जायसवाल और इन्होंने विवेचना में बयान लिया। मुंशी पुलिया पर कई दुकानदारों का बयान लिया जिसके नाम का उल्लेख है। उन लोगों ने कहा साहब 6 बजे तो यहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। पुलिस चौकी इंचार्ज से पूछा, उन्होंने कहा साहब कोई मामला ऐसा नहीं हुआ। अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उसे निकाला, यानी CC फुटेज जो कैमरे लगे थे उसमें भी कहीं इस तरह की घटना नहीं पाई गई। फिर उन्होंने वकील साहब का मोबाइल ट्रेस किया सर्विलांस से, तो जिस मोबाइल को छीना हुआ वकील साहब ने बताया था वह काफ़ी दिन पहले से रिचार्ज नहीं था। मैं मोबाइल नंबर नहीं बता सकता,
कतिपय कारणों से नहीं बताया जा सकता, निजता का उनका अधिकार है, इसलिए हम नहीं बता सकते। तो जिस मोबाइल नंबर को वकील साहब ने बताया था, वह मोबाइल नंबर उनका पहले से ही काम नहीं कर रहा था। अब साहब अगला क्या हुआ, जो अन्य 2 मोबाइल थे अभियुक्तों के, यानी सत्यनारायण और संजय के, वह दोनों मोबाइल नंबर चालू तो थे, किंतु उनका लोकेशन घटना के समय मुंशी पुलिया के इर्द गिर्द नहीं पाया गया, बल्कि बगल के जनपद में पाया गया, बाराबंकी में, और वह उनके परिवार में था। जेल जाने के बाद दोनों मोबाइल नंबर रह गए थे और उनके परिवार में पाया गया, दोनों एक्टिव थे। उन्होंने जेल अधीक्षक का बयान लिया। जेल अधीक्षक ने कहा, साहब घटना के दिन तो यह लोग दोनों लोग जेल में थे, उसके बाद छूटे हैं 16/12/2023 को, यह दोनों जेल में थे। अब साहब यह सब लेकर के उन्होंने न्यायालय को रिपोर्ट दिया और एक काम और किया। यह धारा 182, पुलिस कभी कभी हड़काती है कि 182 के तहत मुकदमा करके ठेल देंगे, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और SC/ST एक्ट के मामले में तो यह लोग करते ही नहीं। एक 182 है और दूसरा है IPC की धारा 211। यह है झूठे आरोप जानबूझ करके दर्ज कराना, मिथ्या आरोप लगाकर किसी को परेशान करना, और यह है गलत तरीके से फंसाने, कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग करने के खिलाफ जो व्यक्ति शिकार है उसके लिए एक सशक्त हथियार दिया गया है हमारे कानून में। जो व्यक्ति शिकार हुआ है, लेकिन अब शिकार हो गया, अपनी जान बचा करके भागता है, वह कहाँ इसका प्रयोग करेगा, और पुलिस इसके पचड़े में पड़ती नहीं है। बहरहाल विकास कुमार जायसवाल ने इसका प्रयोग किया, दोनों धाराओं का, यानी 211 जो काफ़ी सशक्त है और 182 का प्रयोग करके न्यायालय में इसे भेजा। कहा साहब इस तरह से है, और यह इन्होंने कई मुकदमे, सब मुकदमों का भी उल्लेख किया कि फला 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 को इन्होंने परेशान किया है। अब जिन्हें परेशान किया है वह अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के अलावा जो भी होंगे, सभी इस धारा के आलोक में आएंगे, इस एक्ट के परिधि में सभी आएंगे। आइए साहब अगला, अब जज साहब इस मामले को सुनते हैं और सुनने के बाद तलब करते हैं, जो भी इनके गवाहान थे उनको, अधीक्षक को भी तलब करते हैं, जेल अधीक्षक को। जेल अधीक्षक ने कहा, हुजूर यह उस दिन तक तो उसी में थे, जेल में ही थे, इस दिन निकले हैं, और उस दिन तक के पूरा बताया उन्होंने। सहदेव से पूछा, जो वकालत कर रहे हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा साहब जो भी हमने लगाया है सत्य लगाया है, हालांकि हमने जो पंजीकृत डाक से भेजा था उसमें नाम का उल्लेख नहीं था इनके, मैंने कहा था लोगों ने मारा पीटा और ऐसे किया। अब वकील साहब इसमें फंस गए कि 156(3) में जो गए थे वह पृथक एप्लीकेशन था, उसमें नाम का उल्लेख किया था, ऐसा था, ऐसे ही कुछ। अब उसमें विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने सारे केस दिखाया कि इन लोगों पर मुकदमा पहले से किया गया है और कई मामलों में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है, उसके बाद भी यह नहीं मानते हैं, न्यायालय का समय भी बर्बाद करते हैं, और इनकी काफ़ी शिकायत है। अधिवक्ता कोर्ट का ऑफिसर माना जाता है। जज साहब ने अपने उस फैसले में इस बात का भी उल्लेख किया है, एन एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एन एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक अधिवक्ता कोर्ट का ऑफिसर माना जाता है। सहदेव स्वयं अधिवक्ता है, यदि अधिवक्ता इस प्रकार का मिथ्या आरोप लगाएगा, ऐसे केस दर्ज कराएगा, तो झूठे मुकदमे लिखवाएगा, तो न्यायालय सत्य तक पहुंचने में उसे बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि अधिवक्ता सारा नियम कानून जानता है, बड़ी कठिनाई होगी, ऐसा लिखा है जज साहब ने। विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने, जो HJS हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं और लखनऊ के SC/ST कोर्ट में विशेष न्यायाधीश हैं। इतने मजबूत एक्ट उन्होंने उल्लेख किया, इतने मजबूत एक्ट जिसकी धारा 18 के प्रावधानों
का संज्ञान लेते हुए जमानत भी निचले स्तर से नहीं मिलती, बहुत कम जमानत मिलती है। फिर जाएंगे आप कोर्ट, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे, वो अभी निचले स्तर से कोर्ट नहीं देता, आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इस बीच आप चले जाएंगे भीतर, एप्लीकेशन देते ही मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें यह नहीं है कि जांच करके मुकदमा दर्ज होगा। दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने एक विनिश्चय प्रतिपादित किया था। उसे न मान करके केंद्र सरकार ने 2018 में अध्यादेश ले आकर के उनके आदेश को पलट दिया। पलटने का मतलब नया अध्यादेश लागू कर दिया और उनका आदेश धरा का धरा रह गया। उन्होंने कहा था जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होगा तो जांच करके तब SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था उस खंडपीठ ने कि किस प्रकार इस एक्ट का दुरुपयोग होता है। आइए साहब, हम सजा की तरफ बढ़ते हैं कि 7 साल 2 मामलों में कैसे सजा हुई और कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने दिया। तो यह कह रहे हैं इतने मजबूत एक्ट जिसे देखते हुए निचली अदालत से नहीं होता है और फिर जमानत नहीं होती है, व्यक्ति परेशान होता है। आइए साहब, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए। यदि ऐसे पावरफुल एक्ट का दुरुपयोग फंसाने व पैसे लेने के लिए होता है तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति के 2 श्लोक का भी इस फैसले में इसको शुमार किया है। उन श्लोक को भी बताते हैं। अब वकील साहब पहले तो कह रहे थे कि साहब एकदम सही है, फिर बाद में कहा उन्होंने कि हुजूर रहम करिए, हम अनुसूचित जात से बिलोंग करते हैं हुजूर। पहले हमने जो केस दर्ज कराए थे उसमें वो इन लोगों ने फाइनल रिपोर्ट लगाया और केस की पैरवी के लिए हम कोर्ट में गए, हम लड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने हमारा सहयोग नहीं किया। और हुजूर, यह पहली दफ़ा है जब पुलिस ने, अन्वेषक ने 182 और 211 का प्रयोग किया है। इसके पहले यह लोग नहीं करते थे। यह भारतीय दंड संहिता के तहत यह अपराध संस्थित किया है। अब इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। यदि इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज होते रहे तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाज में उसे हेय दृष्टि से देखा जाएगा। इसका असर परिवार, बच्चे, रिश्ते नाते और समाज पर भी पड़ेगा। वकील साहब, आप क्षमा करने योग्य तो नहीं हूँ। इन्होंने दलित होने का हवाला दिया और कहा कि विधि व्यवसाय से जुड़ा हूँ, लेकिन जज ने कहा कि आपको क्षमा नहीं किया जा सकता और उन्होंने 182 के तहत जो केस उन्होंने विवेचक ने दर्ज कराया था उसमें 6 माह का साधारण कारावास और 1000 अर्थदंड। लेकिन दूसरा जो 211 है भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए अर्थदंड। यदि 2 लाख रुपए अर्थदंड वकील साहब नहीं देते हैं तो 1000 रुपये कुछ 1 साल का कारावास और भी होगा। आइए साहब, उपसंहार की तरफ बढ़ते हैं और मनुस्मृति के वह उस श्लोक क्या है जिसका उल्लेख किया है मनु संहिता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक का उस केस में वर्णन किया है। पहला है श्लोक 14, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, राज्य का दायित्व क्या होना चाहिए और अपराध तथा दंड की मात्रा राजा को कैसे निर्धारित करना चाहिए। राजा को निष्पक्ष न्याय संगत शासन करने के लिए मनु संहिता में सलाह दी गई है और वह राजा प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। श्लोक 14 है, यत्र धर्मो ह्य धर्मेण सत्यम यत्रा नृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणा नाम हता अस्तत्र सभासद।
इसका अर्थ बताया गया है, जिस सभा में सभासदों के सामने सभासद को राजा मान लीजिए, सभासद को विधायक मान लीजिए, सभासद को सांसद मान लीजिए। एक भाव है, उस समय सांसद विधायक के नाम का उल्लेख नहीं था, तो सभासद माने राजा से भी प्राय, जो न्याय करता है, जो चुना गया है लोगों के द्वारा, जो मान्यता प्राप्त है, उसकी बात। जिस सभा में सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य मारा जाता हो, अधर्म धर्म को मार दे, असत्य सत्य का गला घोंट दे, हत्या कर दे, तो वहां उस पाप से सभासद नष्ट हो जाता है, यानी राजा नष्ट हो जाता है, विधायक नष्ट हो जाता है, सांसद नष्ट हो जाता है, पीएम सीएम मिनिस्टर नष्ट हो जाता है। जो अभिप्राय, हम भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी सभासद हैं। सभासद से अभिप्राय, अगर परमात्मा ने हमको कुछ विशेष गुण दिया है और उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा उल्लेख उन्होंने किया है श्लोक 18 मनु संहिता का, अभियोक्ता न चेद ब्रूयाद, अभियोक्ता न चेद ब्रूयात, बध्यो दंडश्च धर्मतः, न चेत्री पक्षात प्र ब्रूया धर्म प्रतिपराजितः। यानी जो अभियोगी, यानी मुद्दई, वादी मुकदमा, कोर्ट की अगर उसमें लिया जाए भाषा में, तो जो अभियोगी यानी मुद्दई अपने अभियोग के विषय में कुछ न बोले, वह धर्म के अनुसार दंड पाने का अधिकारी होता है। अगला है, जो अभियुक्त 3 पक्ष के भीतर कुछ जवाब न दे, 3 पक्ष के भीतर कुछ जवाब न दे। पक्ष से अभिप्राय 15 दिन का होगा, संभवतः हमारा मार्गदर्शन करिएगा। परखे मोह एक पखवारा, मास दिवस जो कहा न माना, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। ऐसे समय दिया गया है गीता में, रामायण में, तमाम धार्मिक ग्रंथों में और अन्य धर्मों में भी इस बात का उल्लेख है। एक समय दिया गया है, 3 दिन समय दिया था रामचंद्र जी ने समुद्र को, बाली ने भी समय दिया था, और मास दिवस जो कहा न माना रावण ने समय दिया था, और हनुमान जी ने समय दिया था सीता जी को। मास दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहे रघुबीरा। मास दिवस एक दे दिया था, खाका खींच दिया था कि इतने ही दिन मास दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहे रघुबीरा, निश्चर मार तुहें ले जई हैं, सुर नर मुनि सब मंगल गई हैं। अब इन दोनों का उल्लेख किया और फिर जो सजा दिया है वकील साहब, जिस दिन यह हुआ 2 तारीख का है, 2 अप्रैल का, उस दिन यह तय किया गया कि वकील साहब दोषी पाए गए। अब वकील साहब अब वहीं उपस्थित थे। कहा गया अधिवक्ता सहदेव को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। खट पकड़ा गया और उनको उसी कटघरे में डाल दिया गया। लंच हुआ, भोजनावकाश। भोजनावकाश के बाद फिर से, चलिए हमारे पास है, मैं इसकी कापी निकलवाया हूँ, निकलवाते रहता हूँ और अध्ययन करता हूँ। लाखा विद्यार्थी तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आदेश। दोष सिद्ध सहदेव को अंतर्गत धारा 182 भारतीय दंड संहिता 6 माह के अर्थदंड, 6 माह के साधारण कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार अंतर्गत धारा 211 भारतीय दंड संहिता दोष सिद्ध सहदेव को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। निर्णय की एक प्रति दोष सिद्ध को अविलंब निःशुल्क प्रदान कराए जाने
एवं एक प्रतिलिपि पुलिस आयुक्त लखनऊ को भी प्रेषित किया जाए। इसमें कुछ जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य मामलों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। यदि आप चाहेंगे तो ऐसे तमाम मामलों पर भी अपने मोटे मोटे दिमाग से मैं विवेचन करूंगा और आपके सामने वह वीडियो प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जिसने जैसा किया है दंड तो मिलेगा ही, यहाँ से भले ही वह छूट जाए, न्यायालय उसे दंडित न करे, पुलिस के यहाँ से न्याय न मिले, शासन सत्ता आंख मूंद करके धृतराष्ट्र की भूमिका निभाए, लेकिन एक ऐसा दरबार है जहाँ से न्याय तो मिलेगा ही, जैसा कि प्रस्तुत मामले में पीड़ित सत्यनारायण, उनके बेटे संजय को देखा जा रहा है। और स्वयं अधिवक्ता जो लोक सेवक रहे हैं, इस समय उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, अब कठोर कारावास जो 7 वर्ष का है उसके भागी बन रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।